लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जबरदस्त चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स आती है इसकी, हर जगह पे इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भैया, सबसे पहले देखिए भैया, लॉज ऑफ मोशन, इसमें लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भैया? इफेक्ट ऑफ फोर्स। यदि आप किसी बॉडी के ऊपर रखी हुई फुटबॉल के ऊपर आप यदि फोर्स लगाते हो, ये फुटबॉल है, इसका मास है, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, तो ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। और मास इनटू में वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोमेंटम। यानी ये मोमेंटम क्यों आया है? फोर्स की वजह से आया। अच्छा, जितना ज्यादा ये फोर्स रहेगा, इस मोमेंटम वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी, और वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम भी क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है भैया, जितना ज्यादा फोर्स बॉडी के अंदर उतना ज्यादा मोमेंटम। अगर मैं बात करूं इसके एसआई यूनिट की, तो भैया मास इंटू में वेलोसिटी होता है, तो मास के एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन बोले तो केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। खत्म हो गया। फिर आ रहा भैया, ठीक है, इट इज प्रोडक्ट, आपको पता ही भैया, मास और वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आपकी ये होती है। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंटम, तीन तरह के मोमेंटम होते हैं भैया। पहला जो मोमेंटम होता है वो पॉजिटिव मोमेंटम होता है। क्या होता है? पॉजिटिव मोमेंटम। पॉजिटिव मोमेंटम जब होता है जब मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स लग जाए और वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इस केस में आपका मोमेंटम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, अब नेगेटिव मोमेंटम जब होता है जब मोशन के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वेलोसिटी घट जाती है, तो मोमेंटम क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। और मोमेंटम जीरो जब होता है जब इसके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स सॉरी नहीं लगता, वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ ऑफ मोमेंटम, ग्राफ ऑफ मोमेंटम, हमें पता है भैया मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी होता है। अगर मैं बोल दूं कि मैं किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करूं, तो अपने मोमेंटम को किस तरीके से बढ़ा सकती है? तो आपको पता, पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा हूं तो हाँ, किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा हूं तो उसका मास क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? यदि उसको अपने मोमेंटम को बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मोमेंटम केवल एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि क्या होता है? वेलोसिटी। मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ क्या होगा? ये होगा। ठीक है भैया, और इस लाइन का यदि आप स्लोप निकालते हो तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan क्या होता है? वाई अपॉन में एक्स। वाई पे कौन है? मोमेंटम। और एक्स पे कौन है? वेलोसिटी। तो मोमेंटम अपॉन में वेलोसिटी क्या होता है? मास। क्या आता है? तो इसका जो स्लोप होता है tan थीटा, वो क्या देता है भैया? मास के डायरेक्टली होता है। मैंने तीन चार लाइन खींच दी ऐसे करके, मैंने बोला कि इनमें से किसका, ए का, बी का, सी का, किसका मास ज्यादा होगा? तो आप किसका बोलोगे? ए का, क्योंकि इस ए का स्लोप क्या है भी? इसमें ज्यादा है। अगला मैंने बोल दिया, यदि मैं एक कंपटीशन रखूं जिसमें सबके गाड़ी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बाइक की वेलोसिटी उतनी, साइकिल की वेलोसिटी उतनी, ट्रक की वेलोसिटी उतनी, लेकिन सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा? ट्रक का। क्योंकि क्या है भैया, मोमेंटम यहाँ पर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो मास पे। तो यदि आप मास को वेलोसिटी को क्या करो भैया? कांस्टेंट कर दो, तो जो मोमेंटम वाला फैक्टर रहेगा किस पे डिपेंड करेगा? मास पर। जब आप यहाँ पे मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ खींचते हो, सॉरी, मोमेंटम और मास के बीच का ग्राफ खींचते हो, तो कुछ इस तरीके का आता है। स्लोप निकालोगे तो यहाँ का tan थीटा जो होगा वो p अपॉन में m के बराबर आएगा। p अपॉन में m जो होता है वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे के तीनों में से बोलोगे ए की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी या सी की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? तो आप बोलोगे ए की वेलोसिटी, क्योंकि उसका स्लोप क्या है? ज्यादा। स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्टली होता है। ठीक है भैया, अगर कह दिया भैया हमने पूरा मोमेंटम ही कांस्टेंट कर दिया, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है भैया एम भी कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं? मतलब एक साइकिल ठुक रही है वो भी दीवार तोड़ रही है, एक ट्रक ठुक रहा है वो भी दीवार तोड़ रहा है, मतलब दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। ठीक है, तो मोमेंटम सेम का मतलब एम बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हम लिखते हैं v इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में क्या लिख देंगे? एम। तो v इज इनवर्सली इक्वल टू m, यानी ट्रक जिसका मोमेंटम सेम है साइकिल के बराबर का, उसका मास बहुत ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। साइकिल जिसका मास बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम किसके बराबर है? ट्रक के बराबर, तो उसका मास बहुत कम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है भैया, ध्यान रखना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है भैया? ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, आपके पास न्यूटन के तीन लॉ है। ठीक है भैया, पहले ले फर्स्ट लॉ, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट बाय इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यदि आपका किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप से कभी भी चेंज नहीं कर सकती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है भैया,
भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है भैया कि यदि किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो भैया कह रहा है कि मोमेंटम कितने टाइम में चेंज होगा। इसे कहते हैं भैया मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम लिखते हैं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। ज्यादा फोर्स लगाने में मोमेंटम ज्यादा चेंज होता है और जल्दी चेंज होता है। मोमेंटम के अंदर चेंज क्या आता है, ज्यादा आता है और जल्दी आता है। तो रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो मोमेंटम कम चेंज होगा और टाइम भी क्या लेगा, ज्यादा लेगा। रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। समझ गए। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन के बराबर में क्या होता है, रिएक्शन। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भैया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, एक बॉडी कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अपनी स्टेट को कभी भी चेंज नहीं कर सकती। न्यूटन फर्स्ट लॉ कंसिस्ट विद 3 पार्ट, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट कहता है भैया, जरूरी नहीं है वैसे, पहला पार्ट कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था। अगर दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर रोक ना दे उसे। तीसरा पार्ट कहता है भैया कि हाँ, बॉडी अगर क्या कर रही है, सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है भैया, ये 3 पार्ट हो गए। यहां पे लिखा हुआ है शो दैट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। तो अभी मैंने पढ़ा भी है, फोर्स नहीं लगता तो बॉडी ना तो रेस्ट से मोशन में आती है, ना मोशन से रेस्ट में आती है, ना सीधी चलती अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाती है। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो बॉडी की इनिशियल स्टेट को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, तो वही लिखा हुआ है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगी, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगी, सीधी चल रही है तो डायरेक्शन को और बॉडी की शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है भैया, तो ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है फोर्स को डिफाइन कर रहा है। सो दैट फर्स्ट लॉ डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया के बारे में जान लीजिए। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कहता है भैया कि बॉडी अनेबल है अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। कोई भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, ये इनर्शिया है। क्या कहलाता है, अगर उसकी स्टेट को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। कब तक को, जब तक कि कोई, यानी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो वही आ गया इनर्शिया। इनर्शिया क्या कर रहा है, बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर, हेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। समझ गए भैया। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल देखिए, ब्रेक्स अप्लाइड बाय अ बस ड्राइवर एब्रप्टली। ठीक है भैया, अब देखिए एक ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है, इन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक ड्राइवर जो होता है ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि आप आगे की तरफ भाग जाते हो। रीजन बड़ा सिंपल है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। कोई सा भी इनर्शिया लेकिन ज्यादा होगा उसके पास। ठीक है, तो जब आप गाड़ी में बैठे हो, बस में चल रही है, तो आपकी बॉडी भी क्या हो रही है, चल रही है। आपकी बॉडी के पास जो मास है उसके पास कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्या है, मोशन है। अपर पार्ट का मास ज्यादा होता है इसलिए इसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेग का मास क्या होता है, कम होता है इसलिए इसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, कम होगा। मतलब ये अगर आप इसको अपोज करोगे तो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज, जिसका इनर्शिया कम होता है वो जल्दी से अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता। ठीक है भैया, तो एकाएक जब ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगने से क्या होता है, लोअर पार्ट है हमारे पैर का मास क्या होता है, कम होता है। वो तुरंत क्या होते हैं भैया, जमीन के कांटेक्ट में होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन अपर पार्ट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इनर्शिया भी क्या होगा इसका ज्यादा होगा, तो ये काफी देर तक क्या होगा, अपने आप को मोशन में रख पाएगा। इसलिए आपका पैर वहीं पर और आपका अपर पार्ट क्या होता है, आगे चले जाता है। ठीक है भैया, दूसरा कह रहा है अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक बॉल क्या, और ये भैया रोल करती जा रही है। ठीक है भैया, ये भी उसका एग्जांपल हो गया। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, सेकिंग, ये ट्री को शेक करना, ये भी बता रखा है मैंने आपको। ठीक है भैया, डस्टिंग ऑफ कारपेट, कारपेट से मट्टी वट्टी निकालना, ये भी क्या है, इनर्शिया का ही क्या है, एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन।
न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है भैया यदि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। यदि फोर्स लगाने से पहले मोमेंटम P1 है तो फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम क्या होगा, P2 हो जाएगा। इस दौरान में बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसने कुछ टाइम भी लिया, ठीक है भैया। तो जब हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम करते हैं तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। और ये जो होता है वो फोर्स के क्या होता है, आपके फोर्स के डायरेक्टली आता है। कैसे डायरेक्टली आता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा और जल्दी चेंज होगा, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। ये बॉडी है, F1 फोर्स, जैसी फोर्स लगाया इसका मोमेंटम क्या है, m इंटू में V1। फोर्स लगाने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू में V2। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, P2 माइनस P1। और टाइम कितना लगा, t। यहां से आते का टाइम कितना लगा, t। तो ड्यू टू फोर्स, अब देखिए भी ऑब्जर्वेशन देखा इन्होंने कि भैया जो जो फोर्स है वो इस बात का डायरेक्टली है कि मोमेंटम में कितना ज्यादा चेंज हुआ है और कितनी जल्दी चेंज हुआ है, ठीक है भैया। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया, इसको P2 माइनस, इक्वेट कर दीजिए इसको, F इज इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। F इज इक्वल्स में K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1। तो भैया डेल्टा P क्या होगा, P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। P2 क्या है, MV2 MV1 अपॉन में T2 माइनस T1। M कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T। सॉल्व कर लीजिए तो M ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, क्या आ गया। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आपका निकल आता है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। इट कंसिस्ट विद दो पार्ट, इसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है भैया, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा, यानी रेट क्या रहेगा, ज्यादा। रेट क्या होता है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा D। फोर्स ज्यादा लगाने पे मोमेंटम में चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है और जल्दी होता है, ठीक है भैया। दूसरा पार्ट कहता है भैया कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे मोमेंटम का चेंज भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। यदि आप मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगाओ तो मोमेंटम क्या होगा, घट जाएगा। समझ गए, यही लिखा हुआ है। कह रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, फुटबॉलर किक करता है बॉल के ऊपर, तो अगर तेज करेगा फुटबॉल को तेज किक करेगा तो बॉल बहुत तेज जाएगी और जल्दी से अपनी लोकेशन पहुंचेगी। बहुत तेज जाने का मतलब है क्या, मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ है, और जल्दी से पहुंचने का मतलब क्या है, टाइम कम लगा है। अगर फुटबॉलर धीरे पैर मारेगा, फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, बॉल स्लो जाएगी, यानी मोमेंटम धीरे चेंज होगा और क्या होगा, टाइम लगेगा वहां तक जाने में। समझ गया। अगला क्या कर रहा है, जो चेंज होता है मोमेंटम का चेंज, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो, ठीक है भैया, समझ गया। अगर आप मोशन की डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो क्या होगा भैया, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मोशन की ये लिखा, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज अकर इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम का भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है भैया। अगला देखते हैं, सम इंपोर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है भैया। फर्स्ट लॉ, जो सेकंड लॉ से इंप्लीकेशन आती है, पहले तो भैया क्या पता लगता है, फोर्स क्या आपका वेक्टर लॉ है, क्या है भैया, वेक्टर है। दूसरा जानना, अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो, वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। क्योंकि अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी का मास जीरो नहीं होता, एम ये एम है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में, देखिए फोर्स जीरो तो मास इंटू में एक्सेलरेशन जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी बॉडी का, क्या जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का कंसीक्वेंस क्या है, तो भैया वही बात है, ठीक है, कि यदि आप क्या करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स में क्या होता है, एम। अगर हम फोर्स को क्या कर दे, कांस्टेंट, तो इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसा ऐसा समझो कि आप उतना ही फोर्स क्या लगा रहे हो साइकिल पर, उतना ही फोर्स लगा रहे हो ट्रक पर, तो बताओ कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, साइकिल। रीजन क्या है, क्योंकि साइकिल का मास क्या है, कम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसके अंदर ज्यादा। ट्रक का मास ज्यादा है तो समझ गया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर। यदि आप फोर्स कांस्टेंट कर दीजिए तो मास इंटू में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट जाएगा। यानी क्या हुआ, आप देखोगे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन मास, यानी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, मास होगा, ठीक है भैया। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा, मास मास ज्यादा, मास पे कौन डिपेंड करता है भैया, इनर्शिया।
जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। और अगर किसी बॉडी का मास कम होगा यानी इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, और इनर्शिया कम होगा तो बॉडी अपने स्टेट को चेंज ज्यादा करेगी। यहाँ पे लिखा है मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा चेंज इन स्टेट कम। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन का, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो स्टेट में चेंज या स्टेट में चेंज और एक्सेलरेशन दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। और मास और इनर्शिया दोनों ही क्या है, सेम है। समझ गए भैया, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही काम खा हुआ है। इम्पल्स क्या था भैया, इम्पल्स। देखिए भैया, आप फोर्स लगाते हो किसी बॉडी के ऊपर तो उस फोर्स का इंपैक्ट होता है। अगर फोर्स ज्यादा लंबे टाइम के लिए लग रहा है तो उस इंपैक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, फोर्स का इंपैक्ट लार्ज टाइम के लिए मोमेंटम कहलाता है, लेकिन फोर्स का इंपैक्ट स्मॉल टाइम के लिए क्या कहलाता है, इंपल्स। क्या कहलाता है, दोनों ही फोर्स के इंपैक्ट है, यानी दोनों ही सेम चीजें होंगी, ठीक है। तो इंपल्स और मोमेंटम दोनों ही क्या है, सेम चीज है। लेकिन जब फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा टाइम के लिए होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, तो उसका जो इंपैक्ट आता है वो मोमेंटम कहलाता है। लेकिन अगर फोर्स का इंपैक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहा है तो उसके इंपैक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, मूवमेंट, सॉरी इंपल्स। तो लिखा इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर, ठीक है, टू वेरी स्मॉल टाइम, टू वेरी क्या लिख रखा है, इज नॉन एज इंपल्स एंड नॉन, ठीक है भैया। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, इंपल्सिव फोर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम, ठीक है भैया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं फोर्स लगाएंगे तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने कह दिया फॉर इंपल्स, अगर मैं इंपल्स की बात करूं तो ये टाइम क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, और चेंज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेंज कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एफ इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, देखिए मैं बोल रहा हूं मोमेंटम और इंपल्स दोनों सेम होते हैं, कंडीशन बस क्या है, ज्यादा टाइम के लिए अगर ये ज्यादा होगा बड़ा हो जाएगा तो मोमेंटम, ये अगर छोटा हो जाएगा तो इंपल्स, ठीक है भैया। तो ये देखिए भैया डेल्टा पी इक्वल्स टू में एफ इंटू में डेल्टा टी, अगर इसको मैं छोटा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इंपल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। और इंपल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई क्या हो गया, एफ इंटू में डेल्टा टी। तो वहीं से मैंने लिखा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम, फोर्स एंड, फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। इंपल्स की एसआई यूनिट क्या होती है, ध्यान दीजिए भैया, इंपल्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड। कैसे, फोर्स इंटू में टाइम होता है ना, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, टाइम की क्या होती है, सेकंड, न्यूटन सेकंड। कैसी क्वांटिटी होती है, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी जाए तो क्या होगा, आई वेक्टर इक्वल्स टू में एफ वेक्टर क्रॉस क्रॉस, ठीक है, डेल्टा टी। इंपल्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इंपल्स भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, जिस प्रकार से मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है उस प्रकार से इंपल्स, क्योंकि सेम ही चीज है दोनों, है ना। अब इंपल्स पॉजिटिव कब होगा, इंपल्स पॉजिटिव जब होगा जब आपका मोमेंटम का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये चेंज पॉजिटिव कब होता है, जब मोशन की डायरेक्शन में क्या लगाते हो आप, अगर आप इसी डायरेक्शन में छोटे टाइम के लिए फोर्स लगा दो, इसकी मोशन भी यहीं पे हो रही है, तो जो इंपल्स क्रिएट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस केस में मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इंपल्स नेगेटिव होता है कब, जब मोमेंटम के अंदर चेंज नेगेटिव आता है। मोमेंटम के अंदर चेंज नेगेटिव का होता है जब मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है और आपने लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ गया। और अगर मैं बोल दूं इंपल्स जीरो, ये कब जीरो होगा, जब आपका मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम जीरो कब होता है, जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होता है भैया, समझ गए भैया, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर रहेगा तो इंपल्स क्या होगा, पॉजिटिव, और फोर्स अपोजिट रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इंपल्स क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है भैया। अब एग्जांपल आ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ और भी है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये आती है भैया, ध्यान देना, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। हम जानते हैं इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू में डेल्टा टी। फोर्स क्या है, इंपल्सिव फोर्स, डेल्टा टी क्या है, स्मॉल टाइम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है भैया मोमेंटम भी क्या होगा, एफ इंटू में डेल्टा टी होता है। तो हम देख रहे हैं भैया, अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो इंपल्स को हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स को लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस पे, दैट इज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ खींचे जाते हैं यहाँ पर। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है और टाइम, इंपल्स का ग्राफ खींच रहा हूँ, एफटी ग्राफ, कौन सा क्या खींच रहा हूँ, एफटी ग्राफ। फोर्स क्या है, कांस्टेंट, टाइम क्या है, वेरिएबल। तो यदि आपका फोर्स कांस्टेंट और टाइम वेरिएबल है तो भैया आपका ग्राफ कुछ इस तरीके खींचेगा, है ना। तो इसका एरिया निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ। एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या होगा, यही रेक्टेंगल बना है, क्या बना है, इसकी लंबाई क्या है एफ, चौड़ाई क्या है डेल्टा टी, तो एफ, इसका एरिया निकाल रहे हैं।
इसका एरिया। तो लंबाई एफ, चौड़ाई डेल्टा टी, फोर्स इंटू में टाइम क्या होता है, इम्पल्स। यानी एफ टी ग्राफ का एरिया क्या होता है, इम्पल्स। देखिए अगर मतलब आपका फोर्स वेरिएबल है लेकिन उसके अंदर चेंज क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स वेरिएबल लेकिन चेंज, फोर्स वेरिएबल का मतलब क्या है भैया, बदल रहा है, लेकिन चेंज क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए पहले फोर्स 2 न्यूटन, फिर क्या होगा 4 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स तो वेरिएबल है लेकिन चेंज क्या है, कांस्टेंट है। तो जब आप एफ टी ग्राफ बनाओगे तो लीजिए टाइम, जीरो टाइम, यहाँ पर क्या है 1 सेकंड मान लीजिए, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का खींचेगा एफ टी ग्राफ। ठीक है भैया। तो एफ टी ग्राफ में जब इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है भैया आपका, परपेंडिकुलर इंटू हाइट ना, परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका एफ, और बेस क्या है भैया डेल्टा टी। तो भैया फोर्स इंटू में डेल्टा टी क्या होगा, इम्पल्स। तो यहां से भी क्या होगा, इम्पल्स ही आने वाला आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगर बात करते हैं वेरिएबल फोर्स के थ्रू, ठीक है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो भी क्या है, वेरिएबल है। फोर्स भी वेरिएबल और उसके अंदर चेंज भी क्या है, वेरिएबल। समझे कैसे, देखिए ये रहा फोर्स और ये रहा टाइम। पहले फोर्स था 2 न्यूटन, बाद में हो गया 6 न्यूटन, फिर हो गया 5 न्यूटन, मतलब कुछ हो गया 7 न्यूटन हो गया, 7 न्यूटन हो गया, फिर आ गया आपका 12 न्यूटन। तो यहाँ पे चेंज कितना है, 4 न्यूटन का। यहाँ पे चेंज कितना है, 1 न्यूटन का। यहाँ पे चेंज कितना है, 12 न्यूटन हो गया ना। तो कितना आ गया, 5 न्यूटन का। हम देख रहे हैं चेंज बार बार क्या रहा है, अलग है। टाइम क्या है यहाँ पर, 1 सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड। तो आप ग्राफ आपका टेढ़ा मेढ़ा आएगा इस तरीके का, और कोई पैटर्न नहीं रहेगा, कोई पर्टिकुलर शेप बनने वाली नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, हम क्या लेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप। क्या लेंगे, इस छोटी सी स्ट्रिप की विड्थ क्या है, dt। क्या है, क्योंकि ये टाइम के पैरेलल है, और इसकी इस वक्त लंबाई क्या है, फोर्स f क्या है। तो उसका एरिया क्या होगा, छोटा सा इंपल्स, क्योंकि आपको पता है एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, इंपल्स। एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, छोटा एरिया तो छोटा इंपल्स। तो छोटे इंपल्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू में dt। फोर्स इंटू में आपको टोटल इंपल्स निकालना है, कहां से, t1 से लेके t2। टोटल इंपल्स के लिए क्या करोगे, टोटल इंपल्स t1 से लेके t2, इसको इंटीग्रेट करोगे इसको, तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई आता है। इसको लिख लीजिए एफ डी टी, t1 से लेके t2। ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है भैया, चलो भैया आसान है, वैसे कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं आती इसकी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है तो इसलिए ध्यान रखना। फोर्स ये दे रखा है, आपको इंपल्स कहां से निकालना है, t1 0 से लेकर t2 इतना। तो अपने को पता है इंपल्स का फॉर्मूला जब फोर्स वेरिएबल होता है। फोर्स वेरिएबल कैसे है, क्योंकि आपको पता है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बदलेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा। वेरिएबल फोर्स के थ्रू इंपल्स निकालो तो एफ इंटू में dt, t1 से लेके t2। अब बताइए एफ की वैल्यू क्या है, 2t+5, बीच लगा दो dt। t1 यहाँ पे लिमिट जो लग रही है, लिमिट क्या लगी है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। इसको इंटीग्रेट करो तो बाहर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है ये बाहर, फिर dt बचेगा। dt का क्या होता है, t 0 से लेके 2। उसके बाद 2 से 2 क्या हुआ, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो क्या हुआ, t² 0 से लेके 2 की लिमिट, 5 t 0 से लेकर 2 की लिमिट। तो एक बार 2 t² का रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, 4। 0 के रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 5। एक बार 2 t को रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा, 2। तो भैया आंसर आ गया आपका 10-14 न्यूटन सेकंड। समझ गए भैया, 14 न्यूटन सेकंड। गलत तो कर दिया क्या मैंने, सही है। आगे बढ़ते भैया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपल्स निकालना कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। फोर्स क्या है ये, ठीक है भैया। तो सीधा मैं इंपल्स निकाल रहा हूं, एफ डी टी, t1 से लेके t2। तो एफ t1 क्या है भैया 1, t2 क्या है 2, 3 है, 1 3। फोर्स क्या है 3t², 2t+5, और पीछे क्या है dt। अब मैं सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको। ठीक है भैया, 3 बाहर, t² का क्या, t⁻3/3। लिमिट लग गई 1 से लेके 2। 2 बाहर, t का क्या होगा, t²/2। लिमिट लग गई 1 से लेके 2। 5 बाहर, कुछ नहीं बचा तो इसलिए लिख दो t केवल। लिमिट लग गई 1 से लेके 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेट टोटल इंपल्स इम्पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंपल्स होता क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अपने को एक्स के लॉन्ग इंपल्स निकालना है। किसके लॉन्ग निकालना है,
तो एक्स के लॉन्ग चेंज इन मोमेंटम भी देना पड़ेगा आपको। एक्स एक्सिस देखिए भैया, एक बॉल आ रही है जिसका मास क्या है, एम है, वेलोसिटी क्या है, वी है। उसका मास एम है, वेलोसिटी इसकी भी है। फिर वही बॉल टकराई और 45 डिग्री से ऐसे निकल गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो मास अब भी एम ही होगा इसका, वेलोसिटी अब भी क्या होगी, वी होगी। तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मोमेंटम भी पी, इसका मोमेंटम भी पी, ठीक है। जब ये इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, कितने डिग्री से आ रहा था, 45 डिग्री से। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये देखिए, इसको रिजॉल्व करते हैं इस पी को। तो इधर क्या आएगा, पी या एम भी, पी लिख दो, पी साइन थीटा, क्या लिख दो, पी साइन 45। और इधर क्या आएगा, इसका एक रेजोल्यूशन पी, इसको अप्रोच कर रहा है, वो पॉइंट को ये अप्रोच कर रहा है, इसलिए आपको तीर का निशान इसकी तरफ, ओ की तरफ लगाना है। ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, पी कॉस 45, क्या आएगा, पी कॉस 45। जब टकरा के ऐसे बाहर निकल गया तो ये वाला जो मोमेंटम है वो ओ से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, तो इसके रिजॉल्विंग पार्ट क्या होंगे, पी साइन 45, उसको दूर बनाओ उसे, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो एक्स करोंग आएगा वो भी क्या होगा, दूर जाएगा ओ से, है ना, क्योंकि ये दूर जा रहा है। तो P cos 45। अब देखिए, पास वाले को आपको लेना है पॉजिटिव, दूर वाले को लेना है नेगेटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रीजन क्या, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो y के अलोंग मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, इंपल्स अलोंग y एक्सिस, क्या होगा, मोमेंटम चेंज अलोंग y एक्सिस। हम देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है उस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इंपल्स का चेंज, मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, जीरो, तो इंपल्स भी क्या होगा, जीरो रहेगा। और हमें x के अलोंग निकालना है, तो एक्स का मोमेंटम चेंज ले रहे हैं। तो भैया देखिए, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, चेंज क्या है इसका, डबल चेंज क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2p cos 45, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। आपको पता है, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनका चेंज निकाल रहे हो तो डबल हो जाता है उन दोनों का। क्या आता है, हाँ माइनस लगा दे, क्या हुआ, माइनस आ गया, ठीक है। और यही क्या होगा, इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस, खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। जब एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जब वो बॉल को पकड़ता है और हाथ को पीछे करता है तो बॉल और हाथ के, देखिए आपको पता है इंपल्स क्या होता है, एफ इंटू में डेल्टा टी। अगर मैं इंपल्स को कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, एफ इंटू में डेल्टा टी। दो पेयर ऑफ बॉडी के बीच में इंपल्स कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है। अब इंपल्स हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और टाइम पर। दो पेयर ऑफ बॉडी के बीच में इंपल्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन वो इंपल्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स इंटू में टाइम पे। तो हमने इंपल्स तो हमें पता कांस्टेंट है, पेयर ऑफ बॉडी फिक्स है, तो एफ क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में डेल्टा टी। तो एफ इज इनवर्सली प्रोड्यूस होगा डेल्टा टी। अब हमने क्या किया, जब बॉल पकड़ी और हाथ को पीछे करने लगे तो बॉल पकड़ के हाथ को पीछे कर रहे हैं, बॉल को रुकने नहीं दे रहे हम डायरेक्टली, बॉल को चलने दे रहे हैं, लेकिन हाथ के साथ उसका कांटेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया। जब हाथ के साथ कांटेक्ट ऑफ टाइम बढ़ जाएगा तो आपके लगने, हाथ में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम रहेगा, आपके हाथ पे इंजरी नहीं होगी। अगला कह रहा है भैया, अगर पर्सन जो होता है किसी सर्टेन हाइट से कंक्रीट पे गिरे तो बहुत चोट लगती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बॉडी जाती है कंक्रीट पे, तुरंत जाके सेट हो जाती है, तुरंत उसके कांटेक्ट में आती है, बॉडी रुक जाती है। और जब बॉडी तुरंत रुक गई, उसके कांटेक्ट में आ गई, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बहुत कम, और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा। इसकी वजह से इंजरी वगैरह क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद सोकर। सोकर से क्या होता है, देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए सोकर नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल क्या होती है, तुरंत जब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। मान लो किसी ब्रेकर से आ रही है, ब्रेकर के ऊपर जा रही है, तो ब्रेकर के ऊपर तो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नीचे आएगी तो तुरंत क्या होगा, वेट की वजह से बड़ी जल्दी से जमीन का क्या होगा, कॉन्टेक्ट में रहेगी। अब ब्रेकर लगाओ तो उसमें अगर सोकर लगाओ तो सोकर पहले क्या होता है, दबता है, फिर आराम से ऊपर, तो टाइम यहाँ पर क्या होता है, सोकर की वजह से बढ़ जाता है। और जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होगा, ठीक है, कम रहेगा। लेकिन अगर सोकर नहीं लगा रहेगा तो गाड़ी तुरंत क्या होगी, जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगी, और जमीन में कांटेक्ट में तुरंत आएगी तो डेल्टा टी क्या होगा, कम, फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। बफर्स आर प्रोवाइडेड विद द बोगीज ऑफ ट्रेन। ट्रेन जो होती है, ट्रेन के बीच में ऐसे इस तरीके का बफर्स लगे होते हैं, ऐसे करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है अंदर, वो दिखाई नहीं देता आपको, ठीक है भैया। तो जब ट्रेन रुकती है तो भैया क्या होता है, ट्रेन के डब्बे एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, पीछे वाला डब्बा आगे वाले डब्बे को अप्रोच करता है। अगर मान लीजिए पीछे वाला डब्बा आगे वाले डब्बे को अप्रोच करता है और तुरंत उसके कांटेक्ट में आ जाए, ये बफर्स नहीं रहेंगे, तो तुरंत दोनों क्या होंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, और तुरंत ज्वाइन करेंगे तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बहुत कम रहेगा, तुरंत कांटेक्ट में आ गया ना वो,
कांटेक्ट में आने से फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, बोगीज वगैरह टूट सकती है, आपके अंदर जो बैठे हो उनकी भी हड्डियां टूट सकती है। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गया। तो बफर क्या करते हैं, दबते, पहले बोगी पीछे वाली बोगी आगे तरफ आएगी तो उससे क्या होगा, बफर दबेगा, और जब बफर दबेगा, ठीक है भैया, तो तुरंत कांटेक्ट में तो आ नहीं सकता, पहले बाकायदे दबेगा, दबेगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, और बफर्स में ज्यादा वो नहीं। चाइना वेयर्स और जो भी पैकेजिंग होती है, इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, वो अगर उसके अंदर भर के आते हैं, थर्माकोल के अंदर। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भैया वो तो थोड़ा नाजुक से होते हैं, जो आइटम्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स वगैरह होते हैं, जैसे आप जमीन पे रखते हो, नहीं आ रही बेटा, बर्बादी की निशानी है बेटा, ये बर्बादी की निशानी होती है बेटा, बाबू बर्बादी है। ठीक है, आसान चीजें तो सब पढ़ लेते हैं, हार्ड चीजें ही पढ़ लो ना, समझ गया। कामयाबी हमेशा हार्ड चीजों को पढ़ के आती है, आसान चीजें पढ़ के अगर पढ़ना होता तो आज तू भी छोले कुलचे बेच रहा होता। ठीक है, तो वेट की वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए वो चारों ओर थर्माकोल नहीं लगे हो तो क्या होता है कि थर्माकोल नहीं लगे होंगे तो क्या होगा, जैसे हम जमीन पे रखेंगे जमीन का कांटेक्ट में आ जाएगी, जमीन का कांटेक्ट में आएगी तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बहुत कम रहेगा, और फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इससे टीबी भी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। अब इसलिए चारों ओर से थर्माकोल से पैक कर देते हैं। थर्माकोल से पैक करने से क्या होता है कि जब हम जमीन पे रखते हैं तो तुरंत की तुरंत कॉन्टेक्ट नहीं आते, पहले थर्माकोल दबता है तब जाकर कॉन्टेक्ट में आता है, इससे टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, फोर्स कम लगे तो जो अंदर का आइटम है वो क्या रहेगा भैया, सुरक्षित बना रहेगा। अब आते भैया न्यूटन थर्ड लॉ पे, किस पे आते भैया, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है भैया ये बॉडी इससे टकराई तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, एफ ए, ये फिर जैसे इसने इसे फोर्स लगाया तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। कह रहा है दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है भैया, ये नोड फोर्स अब बेकार है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, एक्शन और रिएक्शन दोनों का वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अगर सेम ही बॉडी पे देखिए भैया, मान लीजिए मैं एक सॉलिड बॉडी की बात करता हूं, तो सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या लगते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और उसी फोर्स की वजह से ये जुड़े होते हैं। लेकिन ये फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, क्योंकि ये सेम बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो ये जितना 5 न्यूटन का फोर्स होगा तो ये -5 न्यूटन का फोर्स होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती इसकी वजह से। बॉडी एक्सेलरेट जब ही करेगी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जब बाहर से कोई फोर्स लग रहा हो, जब अंदर भी कोई बॉडी है, बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपस में फोर्स लगता है, उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। इंटरनल फोर्स से बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं करती। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता रखे हैं कि एक बंदा जब आपका जमीन पे चलता है, ठीक है, जमीन पे चलता है तो पैरों से जमीन को कुछ इस तरीके से प्रेस करता है, ये होता है एक्शन। क्या होता है, तुरंत जमीन क्या लगाती है, रिएक्शन। इस रिएक्शन की वजह से इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एफ कॉस थीटा और एक क्या होता है, एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा क्या होता है, अगर पीछे वाले लगने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो बॉडी क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। इफ अ पर्सन मूव इन, हाँ वही लिखा हुआ है तीसरा, कह रहा भैया इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अ स्लिपरी एंड सैंडी